Hello students, welcome to Magnet Brains. My name is Abhishek Pandey, your teacher for current affairs. सो मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको सभी क्लास सभी सब्जेक्ट के वीडियोस इंक्लूडिंग स्टेट बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, एनटीएससी एंड ओलंपियाड के वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट यहां पर प्रोवाइड किए जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ वीडियोस देखने के बाद आपको ना तो कोई सब्सक्रिप्शन लेना है, ना ही आपको कोई पैकेज यहां पर परचेज करना है, क्योंकि सब कुछ बेस्ट क्वालिटी कंटेंट के रूप में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहां पर प्रोवाइड किया गया है। तो आज हम एक करंट अफेयर का सेशन जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। और ये करंट अफेयर क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम एक मिसाइल के बारे में बात करेंगे जिसका नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा, जिसका नाम है ब्रह्मोस। ठीक है, तो ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो न्यूज में तो रहती है, लेकिन आज हम इसको करंट अफेयर में क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि अभी ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो पहली बार किसी दूसरी कंट्री को एक्सपोर्ट करी गई है ना। एक्सपोर्ट करना क्या होता है? एक्सपोर्ट करना मतलब किसी दूसरी कंट्री को यहां पर भेजी गई है, और वो कंट्री यहां पर कौन सी है? वो कंट्री है आपकी फिलीपींस। ठीक है, अब ये देखिए, ये टॉपिक जो है ना, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको पता होना चाहिए कि भाई ब्रह्मोस जो मिसाइल है वो कौन सी कंट्री को यहां पर एक्सपोर्ट करी गई है। एक ये सुंदर सा क्वेश्चन आपके सामने है, तो ये कंट्री है फिलीपींस। ठीक है, फिलीपींस की जो राजधानी है इसका नाम है मनीला, और यहां पर आपको एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। तो यहां पर क्या है कि ब्रह्मोस मिसाइल को जो एक्सपोर्ट यहां पर किया गया, अब इसकी सिग्निफिकेंस यहां पर क्या है ना, मतलब ये जो हमने काम किया है, क्योंकि हमने मेक इन इंडिया इनिशिएटिव यहां पर लिया हुआ है, हम लोग यहां पर डिफेंस में सेल्फ रिलायंस के बारे में बात करते हैं कि हम डिफेंस में इतना प्रोडक्शन यहां पर करेंगे कि हमें बाहर की कंट्रीज के ऊपर डिपेंडेंट यहां पर नहीं रहना पड़ेगा। तो ये ब्रह्मोस है क्या? ब्रह्मोस का इतिहास यहां पर हम जानेंगे, और साथ ही साथ मैं यहां पर आपको रशिया का एंगल भी यहां पर बताऊंगा, क्योंकि रशिया की मदद से हमने ब्रह्मोस मिसाइल यहां पर बनाई है। फिर दो तरीके की मिसाइल होती है, एक बैलिस्टिक मिसाइल होती है, क्रूज मिसाइल होती है, वो सब चीजें यहां पर क्या है, और आज के टाइम पीरियड पर भारत जो है वो कितना एक्सपोर्ट यहां पर करता है। अगर हम इंटरनेशनल लेवल पर थोड़ा कवरेज यहां पर देखेंगे तो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस की रिपोर्ट यहां पर बताई जाती है, और वो यहां पर ये बताएगा कि भारत जो है वो पूरी दुनिया में जितना भी डिफेंस का यहां पर एक्सपोर्ट होता है उसका कितना परसेंटेज जो है वो एक्सपोर्ट यहां पर भारत के द्वारा किया जाता है। तो काफी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग यहां पर ये लेक्चर जो है वो बना रहने वाला है ना। और आप इस चीज को समझ गए तो आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो यहां पर क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो अभी यहां पर क्या है कि ये न्यूज में क्यों है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है कि ये जो पर्टिकुलर टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं ये न्यूज में क्यों है, क्योंकि अभी यहां पर क्या हुआ है कि रिसेंटली जो फिलीपींस है उसने यहां पर क्या किया है कि ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड, अब इसको ध्यान से रखना है कि ब्रह्मोस एरोस्पेस जो प्राइवेट लिमिटेड है ये है क्या। देखो क्या है कि ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो भारत अकेले नहीं बना रहा है। ठीक है, इसमें अगर हम देखेंगे तो इसमें आपको इंडिया भी देखने को मिलेगा, प्यारा भारत भी, और उसके बाद यहां पर क्या है कि इसमें आपको रशिया भी देखने को मिलेगा। तो अब इन दोनों की कंपनीज जो हैं, ठीक है, भारत की कंपनी और रशिया की कंपनी, इन दोनों ने मिलकर एक ज्वाइंट वेंचर बनाया है। ज्वाइंट वेंचर का मतलब ये होता है कि दोनों साथ में मिलकर काम करेंगे। ठीक है, तो ज्वाइंट वेंचर जो है वो है ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड। अगर आपसे कोई ये पूछेगा कि भाई ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो भारत में कौन बनाता है, तो ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड जो है ये भारत में और रशिया के साथ मिलकर जो है वो यहां पर आप ये कह सकते हैं कि ब्रह्मोस मिसाइल बनाता है फॉर द सप्लाई ऑफ अ शोर बेस्ड एंटी शिप वेरिएंट ऑफ द ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। अब देखो इसमें कई सारी चीजें हैं, जैसे पहली बात यहां पर बोली गई है शोर बेस्ड। शोर बेस्ड का मतलब यहां पर क्या हुआ कि तटरक्षी है ना, मतलब जो समुद्र के तट होते हैं ना वहां पर ये लोकेटेड देखने को मिलेगा, और ये एंटी शिप वेरिएंट है। एंटी शिप वेरिएंट मतलब जो यहां पर आपकी शिप वगैरह होते हैं उनको यहां पर डिमोलिश करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए इसका यहां पर प्रयोग होगा। और ब्रह्मोस यहां पर क्या बोल रहे हैं कि ये सुपरसोनिक है ना। सुपरसोनिक का मतलब क्या हुआ कि जो साउंड की स्पीड होती है, जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बताऊं, अप्रोक्सीमेटली अगर आप साउंड की स्पीड देखोगे तो वो आपको करीब 340 मीटर पर सेकेंड यहां पर आपको देखने को मिलती है, लेकिन जो ब्रह्मोस की स्पीड है ना वो यहां पर क्या है कि साउंड की स्पीड से ज्यादा है। और साउंड की स्पीड से जब कोई चीज ज्यादा होती है तो उसको हम सुपरसोनिक बोलते हैं। साउंड की स्पीड से अगर यहां पर जो स्पीड है वो यहां पर कम होती है तो उसको हम सबसोनिक बोलते हैं। और यहीं पर आपका एक पहला क्वेश्चन जो है वो ये है कि आपको मुझे ये बताना है कि भारत के पास ऐसी कौन सी मिसाइल है जो यहां पर आपको सबसोनिक देखने को मिलती है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। तो यहां पर क्या हुआ है कि इन्होंने बोला है कि भाई समुद्र बेस्ड जो यहां पर एंटी शिप यहां पर एक वेरिएंट है किसका, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का, वो यहां पर अभी ये लोग यहां पर परचेस करने वाले हैं, और इसकी जो डील है वो यहां पर फाइनली जो है वो यहां पर साइन हो गई है। दिस इज द फर्स्ट एक्सपोर्ट ऑर्डर फॉर द मिसाइल, अ ज्वाइंट प्रोडक्ट ऑफ इंडिया एंड रशिया। ठीक है, मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो इंडिया और रशिया ने मिलकर ये मिसाइल यहां पर बनाई है इसका ये पहला एक्सपोर्ट ऑर्डर है। ठीक है, मतलब इससे पहले इस तरीके की जो मिसाइल थी इसको कहीं पर भी एक्सपोर्ट यहां पर नहीं किया गया, फिलीपींस को जो है वो यहां पर प्रोवाइड किया। अभी बात ये आएगी कि सर मतलब फिलीपींस को क्या जरूरत है इसकी, है ना, इतनी सारी कंट्रीज हैं, फिलीपींस का तो इतना ज्यादा नाम भी नहीं रहता है ना, ज्यादा कोई इश्यूज वगैरह भी नहीं होते, लेकिन फिलीपींस को यहां पर क्यों इसकी जरूरत पड़ी, तो फिलीपींस को इसलिए जरूरत पड़ी क्योंकि यहां पर क्या है कि साउथ चाइना सी में जो है वो एक डिस्प्यूट यहां पर चल रहा है। साउथ चाइना सी क्या है,
अगर आप देखोगे तो ये चाइना ऊपर आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। चाइना के साउथ में जो है एक यहाँ पर क्या है कि एक सी है जिसको हम बोलते हैं साउथ चाइना सी, ठीक है। साउथ चाइना सी जो है वो पैसिफिक ओशियन का ही पार्ट आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर क्या है कि इसके आसपास देखो बहुत सारी कंट्री है, जैसे ये वियतनाम हो गया, ये मलेशिया हो गया, ये ब्रूने हो गया, ठीक है। फिर ये इसके बाद आपको फिलीपींस देखने को मिलेगा और उसके बाद यहाँ पर क्या है, इसमें 3 आइलैंड है। आइलैंड का मतलब होता है कि जो समुद्र के चारों तरफ यहाँ पर पानी से घिरे हुए हैं उनको हम आइलैंड कहते हैं, ठीक है। जैसे पेनिनसुला 3 तरफ से पानी से घिरा होता है, उसी तरीके से आइलैंड चारों तरफ से पानी से घिरे होते हैं। कौन कौन से आइलैंड है, एक पैरासिल आइलैंड है, एक यहाँ पर स्पार्टले आइलैंड देखने को मिलेगा और एक स्कारबक सोल यहाँ पर आइलैंड देखने को मिलता है। और उसके बाद अगर आप देखोगे ना तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये यहाँ पर क्या है, ये आपको 9 डैश लाइन देखने को मिलती है। चाइना यहाँ पर ये कहता है कि जो 9 डैश लाइन के अंतर्गत जितनी भी पानी है ना, जितने भी आइलैंड है वो सब किसके हैं, वो चाइना के हैं। लेकिन अगर हम यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी के बारे में बात करें, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं अनक्लॉज। अनक्लॉज मतलब क्या होता है कि समुद्र में नियम कायदे किस तरीके से होंगे वो यूनाइटेड नेशन ने इस पर्टिकुलर कानून के तहत यहाँ पर निर्धारित किए हैं। उसके बेसिस पे क्या होता है कि जो पानी वगैरह होगा ना वो भी यहाँ पर क्या होगा, ये जो आसपास की कंट्रीज हैं, ठीक है, इनके पास भी यहाँ पर होना चाहिए, इनका भी अधिकार क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा। लेकिन चाइना कहता है कि नहीं वो सब फालतू की बातें हैं, पूरा का पूरा साउथ चाइना सी क्या है वो हमारा है। पहले तो वो ये कहता था कि भाई 9 डैश लाइन के अंतर्गत जो भी पार्ट आता है वो हमारा है, लेकिन अब तो ये कह रहा है कि साउथ चाइना सी जो है वो पूरा का पूरा हमारा है। तो यहाँ पर क्या है कि टेंशन जो है वो आपको साउथ चाइना सी में देखने को मिल रही है और उसमें यहाँ पर क्या है कि फिलीपींस भी यहाँ पर इन्वॉल्व है। तो इसलिए बोला जा रहा है कि द फिलीपींस वांट्स टू इंजेक्ट दिस मिसाइल एमिड टेंशन विद चाइना ओवर द डिस्प्यूटेड आइलैंड इन द साउथ चाइना सी, ठीक है, समझ में आ गया। तो साउथ चाइना सी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद बहुत सारी और भी कंट्रीज हैं जो यहाँ पर ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि खरीदना चाहती थी, है ना, लेकिन फिलीपींस जो है वो पहली कंट्री यहाँ पर बना है। जैसे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक कंट्री है इंडोनेशिया और एक है थाईलैंड, ठीक है। इंडोनेशिया की कैपिटल अगर हम देखेंगे तो इंडोनेशिया की कैपिटल क्या है भाई, इंडोनेशिया की कैपिटल जो है वो आपको जकार्ता यहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है। तो जकार्ता जो है वो पहले की कैपिटल है। अभी यहाँ पर ये लोग बोल रहे हैं कि हम अपनी कैपिटल जो है वो यहाँ पर शिफ्ट भी करने वाले हैं, तो उसके बाद हम देखेंगे कि इनकी नई कैपिटल जब यहाँ पर एग्जिस्टेंस में यहाँ पर देखने को मिलेगी। बाकी थाईलैंड की कैपिटल आपको बैंकॉक देखने को मिलती है। तो इनके साथ अगर आप देखोगे तो इंडोनेशिया भी परचेस करने वाला है, थाईलैंड भी यहाँ पर परचेस करने वाला है। और इसके बाद यहाँ पर क्या होगा, आप ये कह सकते हैं कि इंडोनेशिया और थाईलैंड से जो बातचीत यहाँ पर चल रही है वो एडवांस स्टेज में है ना। मतलब कभी भी आपको न्यूज यहाँ पर देखने को मिल सकती है कि इंडोनेशिया और थाईलैंड भी जो है वो ब्रह्मोस मिसाइल यहाँ पर लेने वाले हैं। तो इस वजह से ये टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ब्रह्मोस मिसाइल जो होता है उसके कुछ फीचर्स है ना। जैसे आप ये देख सकते हैं रिपब्लिक डे की परेड पर ब्रह्मोस मिसाइल को यहाँ पर दिखाया जा रहा है। तो इसके फीचर्स यहाँ पर क्या है, देखो ब्रह्मोस जो है एक ज्वाइंट वेंचर है डीआरडीओ, जिसको हम बोलते हैं डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डीआरडीओ की जो स्थापना हुई थी वो 1958 में हुई थी और इसके जो आज के टाइम पीरियड पर चेयरमैन है उनका नाम है जी सतीश रेड्डी, ठीक है। ये सब क्या है, ये सब बेसिक इंफॉर्मेशन है, ठीक है, ये सब पता होना चाहिए आपको। तो इसके जो यहाँ पर अभी के चेयरमैन आपको देखने को मिलेंगे, इनका नाम क्या है, इनका नाम है जी सतीश रेड्डी। तो और रशिया की यहाँ पर NPOM जो है कंपनी है, ठीक है, वो यहाँ पर रशिया की है, उसके साथ मिलकर जो है वो ये मिसाइल यहाँ पर बनाई जा रही है। अभी कई लोगों के मन में ये आ रहा होगा कि सर ये NPOM का यहाँ पर फुल फॉर्म क्या है, तो वो बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि वो रशियन नेम है ना। तो रशियन नेम है तो उसकी कोई जरूरत नहीं है। बस आप ये ध्यान रखिएगा कि रशिया की कंपनी जो यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है वो यहाँ पर है NPOM। अब क्वेश्चन अगला ये आएगा कि सर ब्रह्मोस का नाम ब्रह्मोस क्यों है? तो 2 रिवर है, ठीक है। जैसे अगर आप देखोगे तो एक तो यहाँ पर क्या है कि ये ब्रह्मोस है, ठीक है, ये ब्रह्मोस आपको देखने को मिल रहा है BRAH, तो ये आपका ब्रह्मपुत्रा से आया है। और यहाँ पर क्या है कि एक मोसकावा रिवर आपको देखने को मिलेगा, है ना, तो ये हो गया आपका MOS। तो यहाँ पर क्या किया इन्होंने, ब्रह्मोस का BRAH जो है ये ब्रह्मपुत्रा रिवर से लिया है और MOS जो है यहाँ पर मोसकावा रिवर से लिया है, ठीक है। तो इसलिए इसका नाम क्या है, इसका नाम आपको देखने को मिलेगा कि इसको हम यहाँ पर ब्रह्मोस बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है कि 2 स्टेज है। 2 स्टेज का बेसिक मतलब ये होता है कि जैसे जब यहाँ पर फ्यूल यूज होगा, है ना, जब ये लोग यहाँ पर आगे ट्रेवल करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि अलग अलग तरीके की स्टेज होती हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो 2 स्टेज है, पहली बात तो ये ध्यान रखना है। दूसरी बात यहाँ पर क्या है कि सॉलिड प्रोपेलेंट इंजन इन द फर्स्ट, मतलब यहाँ पर क्या होगा कि जो पहले फ्यूल यहाँ पर यूज होगा वो यहाँ पर सॉलिड प्रोपेलेंट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और दूसरे में क्या होता है कि दूसरे में रैमजेट यहाँ पर जो है वो यहाँ पर यूज किया जाता है। रैमजेट बेसिकली क्या होता है कि जैसे जब मिसाइल आगे जाती है ना तो यहाँ पर क्या होता है कि एयर वगैरह होती है, तो उन्हीं एयर को क्या करता है कि वो यूज करते हैं कंबशन पर्पस के लिए, ठीक है। बेसिक इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। तो पहले पर सॉलिड प्रोपेलेंट आपको देखने को मिल रहा है और दूसरे पे जो है वो लिक्विड रैमजेट जो है वो आपको देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से ये मिसाइल जो है वो यहाँ पर आगे बढ़ती हुई दिखाई देती है, ठीक है। तीसरी बात यहाँ पर यह है
कि ये एक मल्टी प्लेटफॉर्म यहां पर मिसाइल है। मल्टी प्लेटफॉर्म का मतलब ये हुआ कि इसे हम क्या कर सकते हैं कि इसको हम लैंड से भी लॉन्च कर सकते हैं, एयर से भी लॉन्च कर सकते हैं, और जो आपका समुद्र है उससे भी लॉन्च किया जा सकता है ना। मतलब आप लैंड से भी लॉन्च कर लोगे, फिर जो आपके एयरक्राफ्ट वगैरह होते हैं उससे भी आप इसको लॉन्च कर सकते हो, और फिर जो आपके शिप वगैरह होते हैं उससे भी ये मिसाइल जो है वो यहाँ पर लॉन्च करी जा सकती है। और आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि इसकी जो एक्यूरेसी है वो एकदम पिन पॉइंट एक्यूरेसी है ना। मतलब ये क्या करेगी, ढूंढ कर मारेगी आपको, ठीक है। मतलब अगर आपके पीछे एक बार ये पड़ गई ना, तो जब तक आपको यहाँ पर समाप्त नहीं कर देगी ब्रह्मोस मिसाइल, तब तक आपका पीछा नहीं छोड़ने वाली। दैट वर्क्स इन बोथ डे एंड नाइट, रात में भी उतनी एफिशिएंसी है, दिन में भी उतनी एफिशिएंसी है। वेदर कंडीशन अगर खराब भी हो जाएंगी तो भी यहां पर ब्रह्मोस जो मिसाइल है ना, उसकी एफिशिएंसी यहां पर खराब होती हुई आपको देखने को नहीं मिलेगी। मतलब इतनी खतरनाक मिसाइल आपको देखने को मिल रही है। और उसके बाद यहां पर क्या होता है कि ये फायर एंड फॉरगेट प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है। अब देखो एक चीज आपको समझनी है, देखो क्या है कि जो ब्रह्मोस मिसाइल है ना, अगर हम इसके बारे में बात करेंगे तो ये एक तरीके की यहां पर आपको क्रूज मिसाइल देखने को मिलेगा, है ना। ये क्या है, ये क्रूज मिसाइल है। और एक जो मिसाइल होती है उसको हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं बैलिस्टिक मिसाइल। देखो अब बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल में ना थोड़ा सा आपको डिफरेंस यहां पर मैं बता देता हूं। देखो बैलिस्टिक मिसाइल क्या होता है कि जैसे आपने देखा होगा बैलिस्टिक मिसाइल में, जैसे मिसाइल है ना, इसमें आप थोड़ा सा फ्यूल वगैरह यूज करोगे और थोड़ा सा थ्रस्ट वगैरह इसको प्रोवाइड करोगे, और इसके बाद ये ऊपर चली जाएगी, ठीक है। अब जो भी यहां पर आपने टारगेट सेट किया है मिसाइल के लिए, वो पहले से ही आपने टारगेट यहां पर सेट कर दिया है। अब क्या होगा कि जो बैलिस्टिक मिसाइल है वो ऊपर गई, और वो यहां पर क्या होगा कि ऊपर जाने के बाद एक ट्रेजेक्ट्री यहां पर फॉलो करेगी। जैसे आपने प्रोजेक्टाइल के बारे में पढ़ा है ना अपनी साइंस में, तो यहां पर क्या होता है कि प्रोजेक्ट्री जो है वो यहां पर इस तरीके से ट्रेजेक्ट्री को फॉलो करेगा, और जहां पर भी वो पर्टिकुलर आपने टारगेट सेट किया वहां पर गिरेगा। लेकिन जब ये ऊपर जा रहा है, जब ये नीचे गिरेगा तो किससे गिरेगा, ग्रेविटी से यहां पर गिरेगा। तो बैलिस्टिक मिसाइल की ये खासियत यहां पर होती है। क्रूज मिसाइल यहां पर क्या होता है कि क्रूज मिसाइल जो है ना वो फायर एंड फॉरगेट प्रिंसिपल के ऊपर काम करेगा। अभी इसमें क्या है कि भाई साहब ये ऊपर गए, ठीक है, उसके बाद टारगेट जो है वो सेट है कि टारगेट कहां पर जाना है। अब अगर मान लीजिए कि टारगेट को पता चल गया कि हमारे पीछे मिसाइल है, तो वो इधर उधर हटेंगे। तो अब इस मिसाइल में क्या होता है कि ये मिसाइल ना अपने हिसाब से जो है वो काम कर लेती है। तुम इधर जाओगे तो वो मिसाइल तुम्हारे पीछे आ जाएगी, तुम उधर जाओगे तो मिसाइल तुम्हारे पीछे आ जाएगी। तो इसको क्या है कि इसको कंट्रोल नहीं करना होता है ना। एक बार आप इसका टारगेट यहां पर सेट कर दो कि इसको पकड़कर मारना है, तो ये पकड़कर आपको मारेगी, ठीक है। तो इसलिए इसको बोला जा रहा है कि फायर एंड फॉरगेट प्रिंसिपल। बैलिस्टिक मिसाइल से क्या होता है कि बैलिस्टिक मिसाइल जब यहां पर जाती है ना, जैसे बैलिस्टिक मिसाइल गई तो इसने क्या किया कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है इसको क्रॉस किया, है ना। जैसे ये एटमॉस्फेयर है, ये क्रॉस किया, दोबारा क्या होगा, एटमॉस्फेयर में एंटर करेगी। और इसी वजह से क्या होता है कि बैलिस्टिक मिसाइल जो होती है उनको डिटेक्ट करना आसान होता है। क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेयर से गए, रडार वगैरह लगे रहेंगे तो पता चल जाएगा सब कुछ, है ना। आजकल तो काफी एडवांस रडार यहां पर होते हैं। क्रूज मिसाइल के केस में क्या है कि ये एटमॉस्फेयर के अंदर ही अंदर चलेगी, तो इसको डिटेक्ट करना जो है वो यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि ये बहुत ज्यादा यहां पर आसान नहीं होता है। तीसरी बात, बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो हैवी होती हैं, क्रूज मिसाइल जो है वो हैवी नहीं होती हैं। बैलिस्टिक मिसाइल से आप ज्यादा जो वॉरहेड होता है ना, मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो आपको न्यूक्लियर वगैरह चीजें होती हैं उनको ले जाने वगैरह के लिए ज्यादा आपको यहां पर लोड आप ले जा सकते हो। क्रूज मिसाइल में ज्यादा लोड नहीं ले जा सकते, वो लिमिटेड यहां पर होता है। बैलिस्टिक मिसाइल का अगर एग्जांपल दूंगा तो जैसे पृथ्वी मिसाइल हो गई, अग्नि मिसाइल हो गई, ये सब आपके बैलिस्टिक मिसाइल हैं। क्रूज मिसाइल में आपको ब्रह्मोस देखने को मिल रहा है। तो एक और स्टैटिक जीके का आपके सामने क्वेश्चन आ गया कि भाई ब्रह्मोस मिसाइल कैसी मिसाइल है, तो ये आपके एक क्रूज मिसाइल देखने को मिलती है, ठीक है। उसके बाद यहां पर बोला जा रहा है कि इट डज नॉट रिक्वायर फर्दर गाइडेंस आफ्टर लॉन्च। एक बार आपने इसको लॉन्च कर दिया तो आपको दोबारा इसको कोई यहां पर गाइडेंस देने की आवश्यकता नहीं है, ये अपने बेसिस पे जो है वो यहां पर काम कर लेगी, ठीक है। उसके बाद ब्रह्मोस जो है ये वन ऑफ द फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल है, ठीक है। मैंने क्रूज मिसाइल के बारे में आपको बता ही दिया है। और अगर आप देखोगे तो अगर आप इसकी अभी के टाइम पीरियड पर स्पीड देखेंगे तो ये मैक कितनी है, 2.8। इसका मतलब यहां पर क्या हुआ कि अगर मान लीजिए कि मैं यहां पर साउंड की स्पीड जो है वो 340 मीटर पर सेकंड यहां पर लेता हूं, ठीक है, तो इससे 2.8 गुना, मतलब आप क्या करोगे, आप यहां पर 340 इंटू यहां पर 2.8 करोगे तो ये स्पीड जो है वो किसकी यहां पर आ गई, ये ब्रह्मोस मिसाइल की स्पीड आ गई। मतलब कि यहां पर क्या होता है कि अगर साउंड की स्पीड से ही चलते हैं तो उसको 1 मैक यहां पर कहा जाता है, या मार्क भी बोलते हैं कई लोग। और दूसरी बात, अगर उसको 2.8 गुना है, 2.8 मार्क है, मतलब कि साउंड की स्पीड से 2.8 टाइम्स जो है वो यहां पर स्पीड आपको देखने को मिल रही है, विच इज नियरली 3 टाइम्स मोर देन द स्पीड ऑफ साउंड। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो अगली बात यहां पर ये हो रही है कि रिसेंटली एन एडवांस वर्जन ऑफ ब्रह्मोस एक्सटेंडेड रेंज, ठीक है, C2C वेरिएंट वाज टेस्ट फायर्ड। अब यहां पर क्या है कि पहले क्या होता था कि इंडिया जो है एक ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट नहीं था। एक ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं MTCR, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम, ठीक है, इसका यहां पर भारत जो है वो पार्ट नहीं था।
जिसकी वजह से क्या होता था कि ब्रह्मोस मिसाइल जब यहां पर मिली ना तो उसकी जो है वो रेंज बहुत ज्यादा नहीं थी, है ना, मतलब स्टार्टिंग में जो इसकी रेंज थी वो यहां पर कितनी है, वो 290 किलोमीटर की रेंज आपको देखने को मिलेगी। तो जब ये 290 किलोमीटर की रेंज थी तो इसका मतलब है कि केवल 290 किलोमीटर तक ही ये लिमिटेड है। लेकिन अब क्या हो गया है कि भारत जो है वो मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम का पार्ट यहां पर बन गया है ना, बहुत पहले ही बन गया था 2015-16 में, तो यहां पर ये इसका पार्ट बन गया है। तो अब क्या हो गया कि भारत के लिए ये जो लिमिट है ना वो यहां पर एक्सटेंड हो जाएगी। क्यों? क्योंकि भारत MTCR का पार्ट है। तो अब ये लोग क्या कर रहे हैं कि ये एक्सटेंडेड रेंज वाली जो यहां पर मिसाइल है ना इसके ऊपर काम कर रहे हैं। मतलब पहले वाला जो वर्जन था वो तो था ही हमारे पास, लेकिन क्योंकि अब हम MTCR का पार्ट बन गए हैं तो 290 किलोमीटर से हमारी जो स्पीड है ना, जो हमारा डिस्टेंस है, रेंज है, इसको बढ़ा सकते हैं। तो ये उसके ऊपर काम कर रहे हैं और अभी लेटेस्ट में हमने जो है उन चीजों को यहां पर टेस्ट फायर किया है। फॉलोइंग इंडियाज एंट्री इनटू द MTCR क्लब इन जून 2016 द रेंज इज प्लान टू बी एक्सटेंडेड टू 450 किलोमीटर। मतलब अब यहां पर क्या होगा कि 290 किलोमीटर से हम लोग अपनी रेंज जो है वो 450 किलोमीटर यहां पर करेंगे और 450 किलोमीटर करने के बाद में जो है इसकी यहां पर जो आपकी ब्रह्मोस मिसाइल है इसकी रेंज जो है वो 600 किलोमीटर भी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहां पर प्लान जो है वो यहां पर किया है और पहले जो हमारी यहां पर रेंज थी वो 290 किलोमीटर यहां पर देखने को मिलती थी। ठीक है, तो मैंने यहां पर एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात की जिसको बोलते हैं MTCR। क्वेश्चन ये बन सकता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में कि MTCR जो है इंडिया ने कब ज्वाइन किया, 2016 में ज्वाइन किया। इसका फुल फॉर्म होता है मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम। ठीक है, तो इसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूं। देखो यहां पर क्या होता है कि इसमें टोटल आज के टाइम पीरियड पर अगर आप MTCR में देखोगे तो इसमें टोटल आपको 35 कंट्रीज जो है वो आपको देखने को मिलेंगी। अब जो MTCR है वो बनाया क्यों गया था, देखो इसमें क्या होता है कि आपको ये चीज समझना है कि 500 kg पेलोड और 300 किलोमीटर, क्या सिंपल सी बात है। देखो आप यहां पर क्या करोगे कि हमें क्या करना है कि जो इस पर्टिकुलर ग्रुप में यहां पर कंट्रीज हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि जो भी यहां पर अलग अलग तरीके के वेपन वगैरह होते हैं, है ना, उनको यहां पर प्रोलिफरेशन ना हो। प्रोलिफरेशन मतलब क्या होता है कि किसी चीज को इकट्ठा करना। तो बाकी कंट्रीज जो है ना उन चीजों को इकट्ठा ना करें, क्योंकि फिर यहां पर क्या होंगे कि गोला बारूद वगैरह लेकर अगर आप घूमोगे, है ना, तो उससे क्या होगा कि फिर आतिशबाजी यहां पर होती हुई दिखाई देगी, है ना। मतलब आप ये कह सकते हैं कि एक तरफ तो हम पीस की बात करते हैं और एक तरफ प्रोलिफरेशन अगर यहां पर होगा वेपन्स का तो कैसे काम यहां पर होगा। तो ये कंट्रीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी यहां पर होती है कि हमको क्या करना है कि कोई भी मिसाइल, किसको, जो इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट है, कोई भी मिसाइल, कोई भी अनमैन्ड एरियल व्हीकल, ठीक है, जिसको हम यहां पर UAV बोलते हैं, जैसे ड्रोन वगैरह हो गए, है ना। अगर मान लीजिए कि कोई भी मिसाइल है, कोई भी अनमैन्ड एरियल व्हीकल है और उसके अंदर ये कैपेबिलिटी है, ध्यान से सुनना मैं क्या बता रहा हूं, MTCR की कंट्रीज ये इंश्योर यहां पर करती हैं, जो मेंबर कंट्रीज हैं, कि भाई अगर कोई भी कंट्री है MTCR का पार्ट है तो वो क्या करेगी, कोई भी मिसाइल, कोई भी यहां पर जो UAV होते हैं जिसके पास इतनी कैपेबिलिटी है कि वो 500 kg वजन उठाकर 300 किलोमीटर तक यहां पर जा सकता है। ठीक है, बात समझ में आई, 500 kg वजन उठाकर 300 किलोमीटर तक जा सकता है, तो वो चीज जो है वो नॉन मेंबर कंट्रीज को ट्रांसफर नहीं करेगा। ठीक है, जो नॉन मेंबर कंट्रीज हैं उनको ट्रांसफर नहीं करेगा। जब रशिया के साथ हमने यहां पर ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में बात करी थी तो 300 किलोमीटर तक जा सकता है, उनको नहीं करेगा। तो इसलिए इस यहां पर जो ये लिमिट सेट करी गई थी 290 किलोमीटर तक करी गई थी। क्लियर हो गया पॉइंट। तो ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि अब भारत यहां पर पार्ट बन गया है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं कि ब्रह्मोस की जो रेंज है उसको यहां पर एक्सटेंड कर रहे हैं। मेंबर्स आर दस प्रोहिबिटेड फ्रॉम सप्लाइंग सच मिसाइल एंड UAV सिस्टम दैट आर कंट्रोल्ड बाय द MTCR टू नॉन मेंबर्स। ठीक है, तो जो भी यहां पर नॉन मेंबर्स हैं उनको यहां पर ट्रांसफर नहीं करेंगे। कौन? ये जो 35 कंट्रीज हैं जो इसके पार्ट आपको देखने को मिलते हैं। द डिसीजंस आर टेकन बाय द कंसेंसस ऑफ ऑल द मेंबर्स। कंसेंसस मतलब होते हैं कि सभी कंट्रीज ने यहां पर एग्रीमेंट किया कि हाँ ठीक है, इस तरीके की चीज बिल्कुल सही है। तो ये आपको यहां पर ये देखने को मिल रहा है और इन्होंने डिसाइड किया कि हाँ ये चीज होनी चाहिए, और इसी वजह से यहां पर क्या हुआ था कि सब लोग इस बात पर एग्री करते हुए आपको दिखाई दिए। ठीक है, ये एक नॉन ट्रीटी एसोसिएशन है ऑफ मेंबर कंट्रीज। ठीक है, जिसमें यहां पर क्या है कि कुछ गाइडलाइंस दी गई है, कुछ इंफॉर्मेशन यहां पर दी गई है। ठीक है, कि ताकि यहां पर क्या है कि जो भी क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज वगैरह होती हैं, ठीक है, वो यहां पर क्या है कि किसी दूसरी कंट्रीज को यहां पर प्रोवाइड ना किया जाए। मतलब एक रूल बेस्ड यहां पर सिस्टम आपको देखने को मिल रहा है। और इसमें यहां पर क्या है कि अगर आप देखेंगे तो यहां पर जब इंडिया मेंबर इसका बना था ना, तब चाइना भी इसका मेंबर नहीं बना था। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि इसमें क्या होता है कि रूल्स होते हैं कुछ, और उन रूल्स को यहां पर फॉलो करना होता है। अदरवाइज ऐसे अगर आप सभी कंट्रीज को यहां पर ट्रांसफर करने लगोगे तो क्या होगा कि मतलब जो पीस और सिक्योरिटी के बारे में हम पूरे इंटरनेशनल लेवल पर बात करते हैं वो चीजें कैसे इंश्योर करेंगे, है ना। ये पॉइंट आपको समझना है। इसको जो एस्टेब्लिश किया गया था वो अप्रैल 1987 में किया गया था, है ना। ये भी एग्जामिनेशन में स्टेटमेंट बोल देंगे आपको, है ना, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग
मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम। तो 1987 में जो है इसको एस्टेब्लिश किया गया था G7 कंट्रीज के द्वारा। G7 कंट्रीज कौन कौन सी है? यूएसए, यूके, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, इटली एंड जापान। जब इसमें रशिया को ऐड कर दोगे तो ये G8 कंट्रीज यहां पर बन जाएंगी। अदरवाइज ये G7 कंट्रीज के द्वारा 1987 में एस्टेब्लिश किया गया था, ताकि जो प्रोलिफरेशन यहां पर होते हैं वेपन्स वगैरह के, उन चीजों को हम यहां पर कंट्रोल कर सके। अब हम बात करेंगे, ये तो मैंने आपको ब्रह्मोस के बारे में पूरी जानकारी दे दी। अब हम थोड़ी सी जानकारी जो है वो भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट्स के बारे में यहां पर बात कर लेते हैं कि भारत जो यहां पर डिफेंस में एक्सपोर्ट वगैरह करता है उसमें भारत की क्या स्थिति है। देखिए, अगर आप बात करेंगे तो डिफेंस एक्सपोर्ट जो है वो यहां पर क्या है कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने कई सारे टारगेट भी यहां पर सेट किए हुए कि 2024-25 तक हमको बहुत ज्यादा डिफेंस एक्सपोर्ट यहां पर करना है। डिफेंस एक्सपोर्ट अगर हम करेंगे तो क्या होगा कि हमारा जो यहां पर फिजिकल डेफिसिट होता है ना, जैसे हम पैसे ज्यादा खर्च कर देते हैं इंपोर्ट वगैरह में, तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो बैलेंस शीट होती है वो हमारी गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, सो डिफेंस एक्सपोर्ट्स आर अ पिलर ऑफ द गवर्नमेंट्स ड्राइव टू अटेन सेल्फ सफिशिएंसी इन द डिफेंस प्रोडक्शन। हमें कोशिश ये करनी है कि जितनी ज्यादा से ज्यादा चीजें भारत में बने, है ना, भारत की कंपनीज के द्वारा बने, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के द्वारा यहां पर बने, तो उन चीजों के ऊपर हमें क्या करना है कि फोकस करना है, ताकि हम बाहर की जो इंपोर्ट्स वगैरह होते हैं उनको हम यहां पर थोड़ा सा कंट्रोल यहां पर कर सके। ठीक है, अब कई सारी चीजें हैं, ठीक है, बहुत सारे हम यहाँ पर डिफेंस इक्विपमेंट वगैरह होते हैं वो यहाँ पर बेचते हैं, जैसे इटली को, मालदीव, श्रीलंका, फिलीपींस, तो बहुत सारी कंट्रीज को हम अपना सामान वगैरह जो है वो एक्सपोर्ट यहाँ पर करते हैं। लेकिन आज के टाइम पीरियड पर भी अगर आप देखोगे तो भारत का जो डिफेंस एक्सपोर्ट है ना वो उतना ज्यादा आपको सही देखने को मिलता नहीं है। मतलब हमने इतनी सारी कंट्रीज यहाँ पर काउंट कर ली, नेपाल, फ्रांस, इथोपिया, सब जगह पर हम बेच रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर आप देखोगे तो भारत का जो डिफेंस एक्सपोर्ट है वो उतना लेवल पर आपको देखने को नहीं मिलता है। क्योंकि यहां पर एक रिपोर्ट है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको बोलते हैं सिप्री, है ना। सिप्री मतलब क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, है ना। ये कहां पर है? ये स्टॉकहोम में है। ठीक है, स्टॉकहोम जो राजधानी है वो किसकी है? वो स्वीडन की राजधानी है। तो यहां पर क्या है, इसने क्या किया है कि इंडिया की रैंकिंग जो है वो 23rd नंबर पर रखी है। मतलब जो भी हम डिफेंस एक्सपोर्ट यहां पर करते हैं उसमें इंडिया की जो रैंकिंग है वो 23rd है। ठीक है, और 2015 से लेकर 2019 तक जितनी भी कंट्रीज ने यहां पर एक्सपोर्ट किया है, जो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करेगा वो पहले नंबर पर होगा, जो सबसे कम करेगा वो सबसे लास्ट में होगा। तो इंडिया 23rd नंबर पर है। और इंडिया ने जितना भी एक्सपोर्ट यहां पर किया है, अगर हम टोटल ग्लोबल आर्म्स एक्सपोर्ट्स के बारे में बात करेंगे, है ना, जैसे मान लीजिए कि 100% यहां पर एक्सपोर्ट हो रहा है, तो उसमें से इंडिया का जो शेयर है वो आप देख सकते हैं कि आधा परसेंटेज भी नहीं है। मतलब 0.17% इंडिया ने यहां पर एक्सपोर्ट किया है। तो इसी वजह से यहां पर क्या है कि भारत में जो है ना वो एक्सपोर्ट के लिए जो चीजें हैं वो हमको थोड़ा सा इंप्रूव करनी पड़ेंगी। हमारे देश में जो है अलग अलग स्कीम्स के तहत, प्रोग्राम्स के तहत इनके ऊपर जो है वो काम किया जा रहा है, लेकिन इसके जो रिजल्ट मिलेंगे उसमें थोड़ा समय लगेगा। हम एकदम से क्या है कि वो अलादीन का चिराग तो है नहीं कि भाई हमने घिस दिया और 1 साल में जो है वो हम पहले नंबर पर आ गए। तो समय लगेगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर टाइम लगता है ना। कंपनीज को हम जब ऑटोनॉमी देंगे, लिबर्टी यहां पर देंगे, तब वो अच्छी तरीके से यहां पर काम कर पाएंगे। तो इस तरीके से हमको फोकस करने की यहां पर आवश्यकता है, और हमको ये परसेंटेज जो है 0.17% इसको बढ़ाने की भी यहां पर बिल्कुल जरूरत है। अब यहां पर अगर हम देखेंगे कि भाई भारत में जो ये इंडिया का जो डिफेंस एक्सपोर्ट यहां पर है, ठीक है, इसमें आप यहां पर सीई भी लिख सकते हो, एसई भी लिख सकते हो, दोनों सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम बात करेंगे कि भाई अगर हम देखेंगे कि जो इंडिया का डिफेंस एक्सपोर्ट है उसमें जो ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिल रही है कि यहां पर क्या है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इंडियाज मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस सो फार हैज नो डेडिकेटेड एजेंसी टू ड्राइव एक्सपोर्ट। मतलब आज के टाइम पीरियड पर जो हमारा रक्षा मंत्रालय है, जिसके मिनिस्टर कौन है? श्री राजनाथ सिंह जी। तो उनके द्वारा अगर हम देखेंगे, और पहले से भी जो हमारी मिनिस्ट्री यहां पर देखने को मिल रही थी, तो यहां पर क्या है कि कोई यहां पर ड्राइव करने के लिए, जो एक्सपोर्ट को यहां पर प्रमोट करे, इसके लिए कोई डेडिकेटेड एजेंसी नहीं है। मतलब क्या होता है कि एक फील्ड होती है ना, उस फील्ड में वही लोग काम करेंगे, उनका काम जो है वो यही वाला होगा। तो उस तरीके की कोई एजेंसी आपको देखने को नहीं मिल रही है। और अब यहां पर क्या होता है कि जो एक्सपोर्ट होते हैं वो इंडिविजुअल कॉर्पोरेशंस के ऊपर ही आपको देखने को मिलेंगे, जैसे ब्रह्मोस हो गया या डिफेंस पब्लिक शिपयार्ड्स वगैरह, जहां पर शिप बनते हैं उनके ऊपर ही आपको देखने को मिलेगा। और कई सारे जो आपको अंडरटेकिंग्स वगैरह होती हैं, पीएसयूज वगैरह, उनके ऊपर ही आपको देखने को मिलता है। तो इस तरीके से ये पूरा काम हो रहा है। तो नीड ऑफ आर ये है कि हमें क्या करना पड़ेगा कि डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत एक डेडिकेटेड एजेंसी यहां पर बनानी पड़ेगी, ताकि हम अपने एक्सपोर्ट को जो है वो अच्छी तरीके से आगे बढ़ाएं। और ये जो परसेंटेज यहां पर बहुत कम देखने को मिल रहा है, इस परसेंटेज को जो है वो हम यहां पर इंप्रूव करें, और भारत को जो है वो सेल्फ सफिशिएंट बनाने के साथ ही साथ हम अपने डिफेंस फील्ड में जो है वो अपने ऊपर जो है वो ज्यादा यहां पर ध्यान दें, ताकि हमारी जो इंपोर्ट वगैरह है वो यहां पर कम होते हुए आपको दिखाई दे। मैं आप सभी लोगों से पूछना चाहता हूं इस सेशन को देखने के बाद कि आपको क्या लगता है कि किस तरीके से हम भारत को सेल्फ सफिशिएंट यहां पर बना सकते हैं, प्लस हम अपने देश का जो एक्सपोर्ट है वो यहां पर इंप्रूव कर सकते हैं, तो ताकि जो हमारा टोटल यहां पर
एक्सपेंडिचर वगैरह होता है इंपोर्ट्स वगैरह पे, उसको हम यहाँ पर रिड्यूस करें। तो मैं आप सबसे जानना चाहता हूँ, एक एक पॉइंट आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर का टॉपिक, जो कि बहुत अच्छा टॉपिक था, बहुत ज्यादा न्यूज में था। बाकी मैग्नेट ब्रेन्स पर क्लास केजी से लेकर 12th तक की जो क्लासेस होती हैं वो आपको 100% फ्री यहाँ पर अवेलेबल होती हैं, ठीक है। और मैग्नेट ब्रेन्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर सभी क्लास, सभी सब्जेक्ट की वीडियोस को एक अरेंज फॉर्मेट में जो है वो आपको प्रोवाइड किया गया है। तो आप ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करके अपनी प्रिपरेशन को जो है वो बिल्कुल यहाँ पर स्टार्ट करें। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो सेशन को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, सो दैट आपको भविष्य के जो वीडियोस हैं वो यहाँ पर मिले। और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इसमें काफी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं जो मैंने आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करी हैं। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में, तब तक कीप स्माइलिंग एंड कीप प्रिपेयरिंग। लगे रहो, एग्जाम क्लियर करो। थैंक यू सो मच, जय हिंद।